स्वागत है। तो डीएनए, जैसा कि डीएनए के बारे में बात कर रहे थे, डीएनए तो डीएनए जो होता है यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो। तो वास्तव में जैसे हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, जीवाणु भी जो है वो बैक्टीरिया, तो उसमें क्या होता है कि एक तो खैर न्यूक्लियाइड डीएनए होता है, वो न्यूक्लियाइड डीएनए पाया जाता है, वो न्यूक्लियाइड डीएनए मिलता है वो। और सेकंड जो होता है उसमें जो होता है प्लाज्मिड्स होता है वो, प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स क्या होता है, प्लाज्मिड्स को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल कहलाता जो है वो। अब आती है कि प्लाज्मिड जो है वो, प्लाज्मिड जो होता है यह क्या काम करता जो है वो, असल में प्लाज्मिड्स में भी डीएनए मिलता है वो। और यह जो होता है न्यूक्लियाइड, जैसे कुछ बैक्टीरिया, जैसे मान लीजिए कि ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, जैसे एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई बैक्टीरिया, तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियाइड डीएनए हो गया ये वाला, इसको न्यूक्लियाइड डीएनए बोलते हैं वो। और न्यूक्लियाइड डीएनए के अलावा जो है इसमें प्लाज्मिड्स मिलता है वो, प्लाज्मिड्स। और ये प्लाज्मिड जो होता है नेचुरल रूप में इस बैक्टीरिया के में रेसिस्टेंस पावर, उसको बोलते हैं नेचुरल रेसिस्टेंस पावर को डेवलप करने का एक वर्क करता है वो। अब आती है प्लाज्मिड जो होता है ये भी कई प्रकार के होते हैं वो, जैसा कि बात करते हैं कि नंबर 1 आर प्लाज्मिड्स जो कि रेसिस्टेंस पावर डेवलप काम करता जो है वो। नंबर अगला होता है कास प्लाज्मिड्स और अगला होता है यह प्लाज्मिड्स। तो वास्तव में ये प्लाज्मिड जो होता है, इसके अलावा प्लाज्मिड क्या काम करता है बायोटेक में क्या काम करता है, यह वेक्टर माने जीन क्लोनिंग में, उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग के समय जो होता है ये वेक्टर का काम करता है वो। और वैज्ञानिकों ने क्या काम किया है कि प्लाज्मिड्स को जोड़ करके एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स का निर्माण किया है वो। और वह थोड़ा बड़ा प्लाज्मिड्स होता है, उसको बोलते हैं पीबीआर, वो कहलाता है पीबीआर 322 प्लाज्मिड्स होता है वो। और इस प्लाज्मिड्स में इसमें कई साइट होते हैं, जैसे कॉल साइट्स, ई साइट्स, माने कई साइट्स होते हैं, और इसको हम पीबीआर 322 प्लाज्मिड्स कहते हैं। अब आती है कि जो डीएनए होता है, डीएनए इसका निर्माण जो होता है, डीएनए पहली बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डीएनए होता है वो, टाइप्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए जो होता है एक कई प्रकार का होता है, जैसे कि नंबर 1 एडीएनए, और नंबर 2 बीडीएनए, और नंबर 3 सीडीएनए, और नंबर 4 जेडीएनए। तो जो इतने टाइप होते हैं डीएनए जो है वो, तो जो एडीएनए होता है,
तो ए डीएनए में जो होता है इसमें नाइट्रोजनस बेस, माने जैसे मान लीजिए एक कॉइलिंग है ये, तो एक कॉइलिंग में नाइट्रोजनस, जैसे यहां से लेकर यहां तक एक कॉइलिंग होती है, तो एक कॉइलिंग में नाइट्रोजनस बेस की संख्या जो होती है इसमें 11 होता है। तो इस केस में क्या होता है कि बी डीएनए जो होता है वो जो होता है वही कुछ भाग उसके ए डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक कॉइलिंग में जो होती है जो ए नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो, इसकी संख्या 10 नहीं बल्कि 11 होती है। अगला होता है बी डीएनए। तो जो बी डीएनए होता है जिसकी की खोज वाटसन, क्रिक, माने 4 वैज्ञानिक आए थे जो है वो, एक तो आए थे वाटसन, अगला क्रिक, अगला थे विल्किंस और फ्रैंकलिन मैडम थी जो है वो। तो वाटसन, क्रिक, विल्किंस और फ्रैंकलिन, ये चारों वैज्ञानिकों ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए प्रस्तुत किया जो है वो। तो ये वाटसन, क्रिक, विल्किंस और फ्रैंकलिन जो है ये जो है इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए प्रस्तुत किया जो है वो, मॉडल ऑफ डीएनए दिया। अब आती है कि जो इन्होंने बताया था वह बी डीएनए के बारे में बताया था जो है, और इन्होंने क्या कहा कि जो एक कॉइलिंग होती है उसमें नाइट्रोजनस बेस की संख्या जो होती है 10 होती है वो। अब आती है कि जो बी डीएनए होता है यह राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, और इसी पर जो है इनको 3 वैज्ञानिकों को, वाटसन, क्रिक और विल्किंस को 1962 का इनको नोबेल अवार्ड, इनको जो है सामूहिक रूप से तीनों वैज्ञानिकों को, वाटसन, क्रिक और विल्स को नोबेल अवार्ड दिया गया। और फ्रैंकलिन मैडम जो है उस समय एट द टाइम ऑफ नोबेल अवार्ड जो है वो ये एक्सपायर कर चुके जो है वो, इनको नहीं मिल पाया। तो 3 वैज्ञानिकों को मिला जो है वो। अब आती है कि अगला क्या होता है, सी डीएनए होता जो है वो। तो इस केस में क्या होता है कि हर माने कि जो सी डीएनए होता है उस केस में क्या होता है कि जहां पर माने हाई साल्ट कंसंट्रेशन की अवस्था में जो है जो बी डीएनए होता है उसी से सी डीएनए बन जाता है, और जो सी डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजनस बेस माने एक कॉइलिंग जो होती है उसके बीच में नाइट्रोजनस बेस की संख्या 10 नहीं बल्कि 9 होता है वो, 9 होता है वो। और अगला होता है डी डीएनए होता है वो, डी डीएनए। तो जब हम डी डीएनए की बात करते हैं तो डी डीएनए में नाइट्रोजनस बेस की संख्या, जैसे मान लीजिए कि ए डीएनए हो गया, तो डी डीएनए में नाइट्रोजनस बेस, जैसे एक जो कॉइलिंग होती है तो एक कॉइलिंग में नाइट्रोजन 3 6 और 2 8, माने नाइट्रोजनस बेस जो होती हैं इनकी संख्या जो है 10 नहीं बल्कि इनकी संख्या जो है 8 होती है, 8 होता है वो। फिर अगला होता है जेड डीएनए। तो जेड डीएनए होता है इसको जिगजैग बोलते हैं, जिगजैग कहते हैं वो। तो जो जिगजैग शेप होता है, जिगजैग शेप, और इस शेप में क्या होता है कि जो बी डीएनए होता है वो, तो उसी से जेड डीएनए बन जाता है। इस केस में क्या होता है कि इसका जो एंटी क्लॉकवाइज, माने दोनों जो स्टैंड होते हैं डीएनए के वह एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है वो, माने दोनों एक दूसरे के उसमें क्या क्लॉकवाइज थे वो, और इसमें क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज होते हैं वो। और एक कॉइलिंग में नाइट्रोजनस बेस की जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 और 12, माने जो बेस की संख्या होती है वो 10 नहीं, बल्कि उसमें बेस की संख्या जो होती है 12 होती है, वो माने 12 बेस होता जो है वो। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ डीएनए का हो गया। लेकिन वास्तव में डीएनए है क्या चीज और किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है वो। तो एक्चुअली क्या होता है कि डीएनए, जैसा कि बात करते हैं डीएनए जो होता है यह एक पॉली न्यूक्लियोटाइड है, वो पॉली न्यूक्लियोटाइड डीएनए होता है वो। और इस डीएनए के निर्माण में 2 प्रकार माने 3 प्रकार के तत्व। नंबर एक होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, नंबर 1। और यह एक पेंटोज शुगर होता है वो। और नंबर 2 होता है फास्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं H3PO4 बोलते हैं। और इसी फास्फेट होने के कारण जो होता है यह डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, माने अम्लीय प्रकृति का होता है वो। और नंबर 3 होता है नाइट्रोजनस बेस। और ये बेस 2 प्रकार का होता है वो। नंबर 1 प्यूरिन और नंबर 2 होता है पिरिमिडीन। और प्यूरिन 2 प्रकार का होता है इसमें डीएनए में। नंबर 1 एडेनिन माने कैपिटल ए, और नंबर 2 गुआनिन मीन्स कैपिटल जी। और इसी प्रकार से पिरिमिडीन 2 प्रकार का होता है। एक होता है साइटोसिन माने कैपिटल सी, और 2 होता है थायमीन मीन्स कैपिटल टी। तो ये जो बेस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं वो। एडेनिन मीन्स कैपिटल ए, और गुआनिन जो होता है मीन्स कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। और पिरिमिडीन 2 प्रकार का होता है। साइटोसिन मीन्स कैपिटल सी इंडिकेट करते हैं, और थायमीन मीन्स कैपिटल टी होता है वो। अब आती है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसको इंडिकेट करते हैं, हालांकि यस होता है वो। फास्फोरिक एसिड माने पी हो गया जो है वो। अब आती है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर का एक मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस का एक मॉलिक्यूल। ये जब दोनों, इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल मिल जाता है तो उस समय जो है एक बन जाता है न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाता है वो। अब आती है कि जो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड होता है इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड कहते हैं वो। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड को कहते हैं वो। और इसी प्रकार से जब फास्फोरिक एसिड इसे मिल जाता है, माने H3PO4 इसे मिल जाता है, तो ये बन जाता है एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है वो, एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, एक कहलाता है वो। और ये तो इसका एक मोनोमर है, ये इसका एक मोनोमर कहलाता है वो। लेकिन जब इसकी कई इकाई, माने इसका एक मोनोमर कहलाता है वो, लेकिन जब इसकी कई इकाई जुड़ जाती हैं तो एक कहलाता है पॉलीमर बन जाता है वो। पॉलीमर माने बहुलक बोलते हैं वो। और इसके पॉलीमर को हम कहते हैं पॉली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं वो। पॉली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं वो। तो अब आती है कि इसमें जो होता है, जिसे एडेनिन है वो,
एडेनिन हमें सदैव थाइमीन से जुड़ा होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और गुआनिन जो होता है हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये अटैच होता है। अब आती है कि इसमें किस प्रकार से इसकी यौगिक का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और इधर होता है न्यूक्लियोटाइड। तो अब आती है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर और एडेनिन जब मिल जाता है, वो डीऑक्सीराइबोज शुगर और एडेनिन, तो ए डी माने डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये दोनों मिलकर के बन जाते हैं डीऑक्सीराइबोसाइड कहलाते हैं। और इसी प्रकार से जब डीऑक्सीराइबोज शुगर और एडेनिन तथा पी माने फास्फोरिक एसिड मिल जाते हैं वो, तो एक कहलाता है डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कहलाता है वो। तो डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है यह डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड है वो। इसी प्रकार से डी माने डीऑक्सीराइबोज शुगर और थाइमीन जब दोनों मिल जाते हैं तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, और डीएनए के इस संयोजन को इसको बोलते हैं, कहते हैं डीऑक्सीथाइमिडीन कहते हैं जो है वो। और जिस समय डीऑक्सीथाइमिडीन और इससे पी माने फास्फोरिक एसिड मिल जाता है, एक कहलाता है डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट कहलाता है। इसी प्रकार से डीऑक्सीराइबोज शुगर जब साइटोसिन से मिल जाता है तो एक कहलाता है डीऑक्सीसाइटिडीन कहलाता है वो। और जिस समय डी सी और पी माने फास्फोरिक एसिड मिल जाता है, एक कहलाता है डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी एडेनिन थाइमिन साइटोसिन फिर होता है गुआनिन, डी और जी माने डीऑक्सीगुआनोसिन। जब डी माने डीऑक्सीराइबोज शुगर और जी मीन्स गुआनिन, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक कहलाता है डीऑक्सीगुआनोसिन कहलाता है। और जब यही डी जी से अधर पी से मिल जाता है वो, तो एक कहलाता है डीऑक्सीगुआनोसिन मोनोफॉस्फेट कहलाता है। तो वास्तव में जो इतना लिखा गया है ये डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड है वो, और ये जो इतना लिखा गया है ये डीएनए का एक न्यूक्लियोसाइड होता है वो। अब आती है कि किस प्रकार से डीएनए जो होता है माने डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो हो गया जो है वो। अब कैसे इसकी संरचना जो होती बन जाती है वो, उसके बारे में बात करते हैं आप लोगों से। तो जैसे डीएनए है ये देखिए, ये है ये डीएनए है ये हो गया मेजर ग्रुप, और ये होता है माइनर ग्रुप। अब आती है कि ये दोनों जो होते हैं स्टैंड, जैसे यहां से ये स्टैंड है ये, तो दोनों जो होता है एक दूसरे के थ्राइस टाइम 5 टाइम इधर हो जाएगा मेजर ग्रुप, और एक इसका उल्टा हो जाता है थ्राइस टाइम, और ये हो जाएगा 5 थ्राइस टाइम माने उल्टा चलेगा। इसका अपोजिट होता है थ्राइस टाइम और 5 टाइम। तो पहली बात कि ये जो दोनों होते हैं दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो।
कॉम्प्लीमेंट्री माने कि दूसरे ए इसका परिपूरक और इसका परिपूरक ए होता है। अब इस केस में क्या होता है कि यहां पर जो होती है एक सेंट्रल एक्सिस होती है, वो इसको कहते हैं सेंट्रल एक्सिस कहलाता है। अब आती है कि यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होती है ए डिस्टेंस होती है 10 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होती है वह डिस्टेंस होती है 10 एंगस्ट्रॉम। तो 10 + 10 ये हो जाएगा कितना? ये हो जाता है 20 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस ये हो जाएगी जो है। अब आती है कि इसके बाद यहां से लेकर के जो एक क्वाइलिंग, जैसे यहां से लेकर के जो एक क्वाइलिंग होती है यहां से लेकर के यहां तक वो डिस्टेंस होती है 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम या इसको कहते हैं 3.4 nm बोलते हैं जो है वो। और इसी प्रकार से जैसे यहां से लेकर के जो ए डिस्टेंस होता है ए हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। अब आती है कि इसके बाद ये जो बेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसके बाद इधर एड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हालांकि ये तो वाटसन क्रिक का है वो, जिसको कि उन्होंने BDNA इसको कहा जो है वो, इसका नाम उन्होंने वाटसन क्रिक ने इसको क्या दिया, इसको BDNA नाम दिया जो है वो, BDNA इसका नाम दिया। अब आती है कि इसमें जो होता है एडेनिन, यहां क्या हो जाएगा एडेनिन एडेनिन जो होता है हमेशा डबल बॉन्ड थायमीन से जुड़ा होता है, और गुआनिन जो होता है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन साइटोसिन जुड़ा होता है वो। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, थायमीन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड एडेनिन से, और साइटोसिन जुड़ा होगा ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन से। अब आती है कि एडेनिन यहाँ थायमीन, इसके बाद यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर, फिर यहाँ पर एक फास्फोरिक एसिड, फिर यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो इस प्रकार से इसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर, फास्फोरिक एसिड, फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर, फिर फास्फोरिक एसिड। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं तो एक कहलाता है एक न्यूक्लियोसाइड, और ये जब तीनों मिल जाते हैं तो एक कहलाता है न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के, जैसा बताया कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री या परिपूरक होता है, और मोस्टली देखने में आता है कि ये जो जैसे यहां से ये जो कॉइलिंग होती है इसकी डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होती है वो, और चूंकि बेस जो होता है यहाँ पर 10 पेयर होते हैं वो, तो जाहिर सी बात है कि एक कॉइलिंग कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे, और 10 होंगे, और डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ जब डिवाइड करेंगे 34/10 तो ये हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। मीन्स व्हाट, माने एक जो बेस होता है सेकंड बेस की डिस्टेंस हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी जो है। अब आती है कि जो 3.4 एंगस्ट्रॉम इसकी डिस्टेंस होती है, एक बेस से सेकंड बेस की डिस्टेंस हो जाएगी। अब अगले इसमें बात करते हैं, तो जो मेजर और माइनर ग्रुप होता है, माने ए क्लॉकवाइज चलते हैं वो, लेकिन जो जेड डीएनए होता है उसमें एंटी क्लॉकवाइज होता है वो। जैसे हम बताया कि जो डीएनए होता है वह जीपर माने जिग जैग शेप होता है वो, और वह एंटी क्लॉकवाइज होता है जो है, और उसमें जो बेस संख्या होती है ये 10 पेयर नहीं बल्कि 12 पेयर्स होती है।
अब आती है कि ये तो वाटसन, क्रिक, विल्किंस और फ्रैंकलिन का है वो, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट मानते हैं कि जो ये डीएनए है उसमें 10 नाइट्रोजनस बेस नहीं, बल्कि उसमें बेस की संख्या जो होती है वो 10.5 होता है वो, माने इतनी बेस नाइट्रोजनस बेस की संख्या होती जो है, नंबर होता है वो। तो डीएनए मोस्टली डबल हेलिकल होते हैं, किंतु कुछ वायरस एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि एक वायरस का है यस13 ई कालीफेज वायरस, ये हो गया। अगला होता है 5x174 कालीफेज वायरस हो गया जो है वो। ये जो ऐसे बहुत वायरस होते हैं, और ये वायरस जो होता है एक्सेप्शन होते हैं, जिसमें कि डीएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, उस डबल स्टैंडर्ड नहीं, माने कि देखने में क्या आता है कि इस डीएनए जो होता है उसमें जो होता है डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड मिलता है जो है, डीएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है। वैसे मोस्टली डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ये जब वायरस अपवाद होते हैं उसमें डीएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है। तो अब आती है कि जो एक इसमें और बात आती है कि जो माने जैसे फास्फेट हो गया, तो फास्फेट और इसमें जो कार्बन होता है जो है वो, माने कि जो बेस होते हैं उसके बीच में 1β14 ग्लाइकोसिडिक बांड होता है वो, ग्लाइकोसिडिक बांड। और इसके अलावा क्या होता है, एक होता है वंडरवाल फोर्स के द्वारा जो है ये बिल्कुल इनमें डीएनए के बांड में आपस में स्टेबिलिटी जो होती है वो, ज्वाइंट की स्टेबिलिटी जो होती है बढ़ जाती है वो, माने अट्रैक्शन जो होता है वो बढ़ जाता जो है वो। तो दो कारण से, एक तो β14 ग्लाइकोसिडिक बांड के कारण, और सेकंड जो होता है वंडरवाल फोर्स जो होता है उसके कारण जो होती है वह डीएनए की स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। अब आती है कि एट द टाइम ऑफ द डीएनए रिप्लिकेशन, माने जिस समय डीएनए का रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है, जैसे ये डीएनए है ये, तो सेल डिवीजन में जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस माने जो अंतरावस्था होती है, उस केस में क्या होता है डीएनए के दोनों स्टैंड, जैसे स्टैंड हो गया, दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं और अलग हो करके अपना जोड़ा माने जोड़ा तैयार करते हैं, और इसी जोड़े को तो इंटरफेस के यस स्टेज होता है, यस स्टेज या इसको सिंथेटिक स्टेज बोलते हैं, सिंथेटिक स्टेज कहलाता है वो। तो इस स्टेज में क्या करते हैं कि डीएनए जो होता है दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं, स्टैंड, दोनों स्टैंड अलग हो करके अपने जोड़े को एक प्रिपेयर करते हैं, माने कि जोड़ा को बना लेते हैं जोड़े को। तो इसलिए दोनों के स्टैंड क्या बोलते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, और यह जो यस स्टेज होती है इसको बोलते हैं रिप्लिकेशन या स्टेज कहलाता है। थैंक यू।